पटना सुपर बाजार की सीढ़ियां उतरते हुए संध्या ने रूपाली को देखा तो चौंक पड़ी। एक मिनट के लिए संध्या गुस्से से लाल पीली हो गई। रूपाली ने पास आकर कहा, अरे संध्या जी, आप कैसी हैं? संध्या खामोश रही तो रूपाली ने आगे कहा, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नाराज होंगी। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपकी जगह कोई भी होता तो मुझे गलत ही समझता। संध्या फिर भी चुप रही। उसे लग रहा था कि रूपाली सिर्फ बेशरम ही नहीं बल्कि अव्वल नंबर की चापलूस भी है। रूपाली ने समझाते हुए आगे कहा, संध्या जी, मेरे मन में कई बार यह ख्याल आया कि आप से मिलूं और सब कुछ आपको सच सच बता दूं, मगर सुधांशु जी ने मुझे कसम देकर रोक दिया था। सुधांशु का नाम सुनते ही संध्या के तन बदन में आग लग गई। वही सुधांशु जिसने संध्या से प्रेम का नाटक करके उसकी भावनाओं से खेला था और बेवफाई करके चला गया था। संध्या के जीवन के पिछले पन्ने अचानक फड़फड़ाकर खुलने लगे। वह गुस्से से लाल पीली हुई जा रही थी। रूपाली संध्या का हाथ पकड़कर नीचे रेस्टोरेंट में ले आई। आइए कॉफ़ी पीते हैं और बात भी करेंगे। ना चाहते हुए भी संध्या रूपाली के साथ चल दी। रूपाली ने कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। संध्या अपने अतीत में खो गई। लगभग 10 साल पहले की बात है। पटना शहर उन दिनों आज जैसा आधुनिक नहीं था। शिव प्रसाद सक्सेना का परिवार एक मध्य वर्ग परिवार था। वे पटना हाई स्कूल में मास्टर थे। 2 बेटियां संध्या और मीनू, बस यही छोटा सा परिवार था। संध्या के बीए पास करते ही माँ ने उसकी शादी की जिद पकड़ ली। उसकी जन्म कुंडली की दर्जनों कॉपियाँ कराकर उन पर हल्दी छिड़क कर तैयार कर ली गई। एक तरफ पापा ने अपने मित्रों में अच्छे लड़के की तलाश शुरू कर दी तो दूसरी और माँ ने टिफ़िन की कॉपी हर बुआ, मामी और चाचियों में बांट दी। दिन बीतते रहे पर कहीं भी विवाह तय नहीं हो पा रहा था। माँ को परेशान देखकर एक दिन जौनपुर वाली बुआ ने साफ साफ कह दिया, देखो छोटी भाभी, मैंने तो संध्या के लिए जौनपुर में सारी कोशिशें करके देख ली, पर जो भी सुनता है कि रंग थोड़ा दबा है, बस नाक भौं सुकड़ाने लगता है। अरे दीदी, रंग थोड़ा दबा है तो क्या हुआ? कोई मेरी संध्या में खोट तो निकाल दे। माँ बोल उठी, हम जानते नहीं हैं क्या छोटी भाभी, पर जब यह लोग लड़के वाले बन जाते हैं तब ना जाने कौन सा चश्मा लगा के 13 खोट और 26 कमियां निकालने लगते हैं। माँ और बुआ का अपना अपना राग दिन भर चलता रहता था। इसके बाद तो हर साल लगन आते ही माँ मीनू से टिफ़िन उतरवाने और उस पर हल्दी छिड़क कर आदान प्रदान करने में लग जाती और लगन समाप्त होते ही निराश होकर बैठ जाती। अगले साल जब फिर से नया टिफ़िन तैयार होता तब उस में संध्या की उम्र 1 साल बढ़ा दी जाती। कहीं भी शादी तय नहीं हो पा रही थी। दिन बीतते गए। संध्या में एक हीन भावना घर करने लगी। हर बार लड़की देखने की रस्म के बाद वह मानसिक और शारीरिक दोनों रूप में मलिन हो जाती। उसे गुस्सा भी आता और गिलानी भी होती। पापा के ललाट की शिकन और माँ की चिंता उसे अपने दुख से कहीं ज़्यादा बेचैन करती थी। सिलसिला साल दर साल चलता रहा। धीरे धीरे संध्या में एक परिवर्तन आने लगा। वह हर अपमान और अस्वीकृति के लिए अभ्यस्त हो चुकी थी, मगर माँ बाप को उदास देखती तो आहत हो उठती थी। आखिर एक दिन माँ को उदास बैठे देखकर संध्या बोली, माँ, मैंने फैसला कर लिया है कि शादी नहीं करूँगी।
तुम लोग मीनू की शादी कर दो तो क्या जीवन भर कुंवारी ही बैठी रहोगी? माँ ने डांटा। तो क्या हुआ माँ, कितनी ही लड़कियां कुंवारी बैठी है। मैं बिन ब्याही रह गई तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? देखो स्मिता दीदी ने भी तो शादी नहीं की है। क्या हो गया उन्हें? मौज से रह रही है। हमारे खानदान की लड़कियां कुंवारी नहीं रहती। इतना कहकर माँ गुस्से में पैर पटकती हुई चली गई। 5 वर्ष बीत गए। संध्या ने एमए कर लिया और मगध महिला कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी भी मिल गई। अपने कॉलेज और पढ़ाने में ही वह अपने को व्यस्त रखती थी। संध्या अक्सर सोचा करती थी, यह कैसी विडंबना है कुदरत की कि रूप आकर्षण न होने की वजह से उसके साथ साथ पूरे परिवार को पीड़ित होना पड़ रहा है। वह कुदरत को अपने प्रति हुई नाइंसाफी के लिए बहुत कोसती थी। वह सोचती थी कि आखिर उसका कसूर क्या है। शादी के समय लड़की के गुणों को रूप के आवरण में लपेट कर न जाने कहाँ फेंक दिया जाता है। एक दिन पापा ने जब मनोहर बाबू से रिश्ते की बात चलाई तो माँ सुनते ही आग बबूली हो गई। आप सेठिया तो नहीं गए हैं? मनोहर अपनी संध्या से 14 साल बड़ा है। आप लड़का ढूंढने चले हैं या बुढ़ा बैल? पापा ने मनोहर बाबू की नौकरी, अच्छा घराना और भी कई चीजों का वास्ता देकर माँ को समझाना चाहा, मगर माँ टस से मस नहीं हुई। एक दिन संध्या जब कॉलेज से घर लौटी तो उसने देखा बरामदे में कोई पुरुष बैठा मम्मी पापा के साथ बड़े अपनेपन से बातें कर रहा था। वह उसे पहचान पाने में विवश थी। तभी पापा ने परिचय कराते हुए कहा, मेरी बड़ी बेटी संध्या यही मगध महिला कॉलेज में लेक्चरर है और आप हैं शोभा के देवर सुधांशु। संध्या ने देखा। बड़े ही सलीके से खड़े होकर उसने हाथ जोड़े। उत्तर में संध्या ने नमस्ते किया, फिर वह अंदर चली गई। सुधांशु अक्सर संध्या के घर आने जाने लगा, बातचीत करने में माहिर। सुधांशु बहुत जल्द ही घर के सभी सदस्यों का प्यारा बन गया। पापा से राजनीतिक पर बहस होती तो माँ से धार्मिक वार्तालाप। मीनू को चिढ़ाता भी तो बहुत आत्मिकता से। मीनू भी हर विषय में सुधांशु की सलाह जरूरी समझती थी। कई बार मम्मी पापा उसे झिड़क भी देते थे, जिसे सुधांशु हंसकर टाल देता। सुधांशु स्वभाव से एक आजाद ख्याल का व्यक्ति था। वह साहित्य, दर्शन, विज्ञान या प्रेम संबंधों पर जब संध्या से चर्चा करता तब उसकी बुद्धिमानता की बरबस ही सराहना करने को उसका जी चाहता था। उसकी आवाज में एक प्रवाह था जो किसी को भी अपने साथ बहाकर ले जाने में सक्षम था। सुधांशु संध्या के कुटित जीवन में हवा के ताजा झोंके की तरह आया। संध्या को धीरे धीरे संध्या का साथ अच्छा लगने लगा। अब तक संध्या ने अपने को दबाकर मन मारकर जीने की कला सीख ली थी, मगर अब सुधांशु का अस्तित्व उसके मनोभावों पर हावी होने लगा था और संध्या अपनी भावनाओं पर से अंकुश खोने लगी थी। अंजाम सोचकर वह भय से कांप उठती थी, क्योंकि प्रेम की राहें इतनी संकीर्ण होती है कि इससे वापस लौटकर आने की गुंजाइश नहीं होती। नारी को एक प्राकृतिक उपहार प्राप्त है कि वह पुरुष के मन की बात बगैर कहे ही जान लेती है। इसीलिए संध्या को सुधांशु का झुकाव भांपने में देर नहीं लगी। आखिर एक दिन इन प्रत्यक्ष भावनाओं को शब्द भी मिल गया। सुधांशु ने अपने प्रेम का इजहार कर दिया। प्रतीक्षारत संध्या का रोम रोम पुलकित हो उठा। संध्या में उल्लेखनीय परिवर्तन आने लगे। अपने हृदय के जिस कोने को वह अब तक टटोलने से डरती थी, उसे अब उड़ेर उड़ेर कर निकालने को इच्छुक हो उठती थी। संध्या हमेशा सुधांशु की ही यादों में
खोई रहती। हमेशा खामोश नीरस रहने वाली संध्या अब गुनगुनाती मुस्कुराती देखी जाने लगी। संध्या ने एक दिन माँ को सब कुछ बता दिया। माँ को तो सुधांशु पसंद था ही, वह खुश हो गई। पापा भी उसे पसंद करते थे। आखिर एक दिन पापा ने सुधांशु से उसके पिताजी का पता मांग लिया। वे वहां जाकर शादी की बात करना चाहते थे। सुधांशु ने बताया कि अगले महीने ही उसके पिताजी पटना आ रहे हैं, यही बात कर लीजिएगा। 3 महीने बीत गए, सुधांशु के पिताजी नहीं आए। सुधांशु ने भी धीरे धीरे आना जाना बहुत कम कर दिया। 1 सप्ताह तक सुधांशु संध्या से नहीं मिला तो वह सीधे उसके ऑफिस जा पहुंची। वहां पता चला कि आजकल वह छुट्टी पर है। संध्या सीधे सुधांशु के घर जा पहुंची और दरवाजा खटखटाया। सुधांशु ने ही दरवाजा खोला। अरे संध्या, तुम आओ, अंदर आओ। यह क्या मजाक है सुधांशु, तुम 1 सप्ताह से मिले भी नहीं। और संध्या गुस्से में कुछ और कहती कि उसने सामने बालकनी में एक लड़की को देखा तो अचानक चुप हो गई। सुधांशु ने चौंकते हुए कहा, अरे मैं परिचय कराना तो भूल ही गया। आप संध्या जी हैं मेरी फैमिली फ्रेंड और आप हैं रूपाली मेरी गर्लफ्रेंड। इससे पहले कि संध्या कुछ पूछती, सुधांशु ने थोड़ा छिपते हुए कहा, बहुत जल्द ही रूपाली मिसेज रूपाली बनने वाली है। अरे रूपाली, संध्या को चाय नहीं पिलाओगी? संध्या को मानो काटो तो खून नहीं। उसे यह सब अजीब लग रहा था। उसका मन करता कि सुधांशु को झिकझोर कर पूछे कि आखिर यह सब क्या कह रहे हो। रूपाली रसोई में गई तो संध्या ने आंखों में गुस्सा जताते हुए कहा, सुधांशु प्लीज, मजाक की भी कोई सीमा होती है। यह क्या कि जो मुंह में आया बक दिया। यह मजाक नहीं है, सच है संध्या कि हम दोनों शादी करने वाले हैं। सुधांशु ने बेहिचक कहा। संध्या को लगा मानो वह फपक कर रो पड़ेगी। वह झटके से उठी और बाहर चली गई। वह कैसे घर पहुंची उसे होश भी नहीं था। घर पहुंचकर देखा तो सामने माँ बैठी थी। वह अपने आप को रोकते रोकते भी माँ से लिपट गई और फपक कर रो पड़ी। माँ ने भी कुछ नहीं पूछा। वह जानती थी कि रोने से मन हल्का होता है। इस घटना से संध्या को बहुत बड़ा आघात लगा। वह इस बेवफाई की वजह जानना चाहती थी, पर उसका उसे पूछने की इजाज़त नहीं दे रहा था। संध्या एक समझदार लड़की थी, इसीलिए सप्ताह भर में ही उसने अपने आप को संभाल लिया। वह फिर से शांत और खामोश रहने लगी थी। धीरे धीरे सुधांशु के प्रति उसकी नफरत बढ़ती गई। उधर सुधांशु ने भी अपना तबादला रांची करवा लिया और संध्या से दूर चला गया। इस समुचित घटना में पूरे परिवार में सबसे ज्यादा आहत संध्या के पिता थे। ऐसा लगता था जैसे मौत ने जिंदगी को परास्त कर उन्हें काफी पीछे ढकेल दिया था। मीनू भी इन दिनों संध्या का कुछ ज्यादा ही ख्याल करने लगी थी। माँ की डांट ना जाने कहाँ गायब हो गई थी। संध्या को लग रहा था कि वह आजकल सहानुभूति की पात्र बन चुकी है। यह एहसास उसे सुधांशु की बेवफाई से कहीं ज्यादा ही आहत करता था। एक दिन संध्या ने पापा से मनोहर बाबू के साथ रिश्ते की स्वीकृति दे दी। संध्या की शादी हो गई। मनोहर बाबू के साथ एडजस्ट होने में संध्या को तनिक भी परेशानी महसूस नहीं हुई। संध्या ने पूरे परिवार का दिल जीत लिया। आज शादी को 4 साल बीत गए हैं, मगर संध्या को पता है कि उसके लिए जीवन मात्र एक नाटक का मंच बनकर रह गया है। संध्या एक पत्नी, एक बहू, एक प्रोफेसर और एक माँ बनकर तो जी रही थी, मगर सुधांशु के उस अमानवीय तिरस्कार से इतनी आहत हुई थी कि उसे पुरुष शब्द से ही नफरत हो गई थी। यही वजह थी कि वह मनोहर बाबू के प्रति आज तक भी पूरी तरह
संतृप्त नहीं हो पाई थी। वेटर ने कॉफी लाकर मेज पर रखी। तब अचानक ही संध्या की तिंद्रा टूटी। इससे पहले कि वह रूपाली से कुछ पूछती, एक पुरुष की आवाज पीछे से आई। ओह रूपाली, तुम यहाँ बैठी हो? और मैंने सारा सुपरमार्केट छान मारा। यह मेरे पति हैं, विक्रम। रूपाली ने परिचय कराया। और यह मेरी मित्र संध्या। हेलो। बड़े सलीके से अभिवादन करता हुआ विक्रम बोला। अच्छा, आप लोग बैठो, मैं सामान की पैकिंग करवा कर आता हूँ। और सामने वाले दुकान पर चला गया। तुम चौंक गई ना? रूपाली ने मुस्कुराते हुए संध्या से कहा। तो तुम्हें भी सुधांशु ने धोखा दे दिया? इतना गिरा हुआ इंसान निकला वह। नहीं संध्या, सुधांशु जी बेहद नेक इंसान हैं। उस दिन तुमने जो कुछ देखा वह सब नाटक था। यह क्या कह रही हो तुम? संध्या लगभग चीख उठी थी। रूपाली संध्या को हकीकत बयां करने लगी। सुधांशु मुझे ट्यूशन पढ़ाया करता था। एक दिन सुधांशु को परेशान देखकर मैंने कारण पूछा। पहले तो सुधांशु बात को टालता रहा, फिर उसने तुम्हारे साथ घटी पूरी प्रेम कहानी मुझे सुनाई कि मेरी बड़ी बहन शोभा ने पटना आते वक्त उसे तुम्हारे बारे में काफी कुछ बता दिया था कि तुम हीन भावना के शिकार हो। मनोविज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते सुधांशु को यह समझने में तनिक भी देर नहीं लगी कि तुम्हारे इस हीन विज्ञान से उभारने का क्या उपाय हो सकता है। पहले तो सुधांशु ने तुम्हारे मन में दबे हुए आत्मविश्वास को धीरे धीरे जगाया, जिसके लिए तुमसे प्रेम का नाटक करना जरूरी था। लेकिन इस घटना का फायदा संध्या आगे जानने के लिए जिज्ञासु थी, इसीलिए कि तुम मनोहर बाबू से विवाह कर लो। लेकिन तुम और सुधांशु भी तो शादी करने वाले थे। उस दिन सुधांशु ने कुछ ऐसा ही कहा था। वह भी तो सुधांशु के नाटक का एक अंश था। रूपाली ने कॉफी का प्याला उठाकर एक घूंट भरते हुए आगे कहा। संध्या, मैं भी तुम्हारी तरह उनकी एक शिकार हूँ। मैं रंजित से प्रेम करती थी। रंजित ने किसी और लड़की से शादी कर ली तो मैं इतना आहत हुई कि अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठी थी। डॉक्टर ने मुझे मानसिक आघात का पहला चरण बताया। उन्हीं दिनों पिताजी को सुधांशु जी मिल गए और मुझे सुधांशु जी ने अपनी चतुराई से उस कुंठा से बाहर निकाला और जिंदगी से प्रेम करना सिखाया। उन दिनों सुधांशु से मैं प्रभावित होकर उनसे प्रेम करने लगी थी, लेकिन उन्होंने तो बड़े शालीनता से, बड़े प्यार से मुझे समझाया कि वे मुझसे शादी नहीं कर सकते हैं। हाँ, लड़कियों के दिलों से खेलने वाले लोग भला शादी क्यों करने लगे? संध्या बोल पड़ी। नहीं संध्या नहीं, बीच में ही बात काटकर रूपाली ने कहा। उन्होंने मुझे कसम दिलाई थी, पर अब मैं वह कसम तोड़ रही हूँ। आज मैं सब कुछ तुम्हें बता दूंगी। सुधांशु जी को गलत मत समझो। उन्होंने कहीं किसी से कोई फायदा नहीं उठाया। असल में सुधांशु जी इसलिए शादी नहीं करना चाहते क्योंकि उनकी जिंदगी मौत के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। सुधांशु जी को ब्लड कैंसर है। मौन खामोश संध्या की आंखों से आंसू बूंद बनकर टपक पड़े। रुमाल से आंख पोंछती हुई संध्या ने भरे गले से पूछा, अब वे कहाँ हैं? पता नहीं। जाते वक्त मैंने लाख पूछा मगर वह मुस्कुराकर टाल गए। रूपाली ने एक पल रुक कर फिर कहा, सुधांशु जी जहाँ भी होंगे किसी न किसी रूपाली या संध्या के जीवन का आत्मविश्वास जगा रहे होंगे। रूपाली तो चली गई, पर संध्या को लग रहा था कि अगर आज रूपाली नहीं मिलती तो जीवन भर सुधांशु के बारे में मैं हीन भावनाएं देकर जीती रहती। सुधांशु जैसे बिरले ही होते हैं जो अपनी नेकनामी की बलि चढ़ाकर भी परोपकार करते रहते हैं।
धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।